हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू अवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 003 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर से पूछे गए हैं और बाकी भी और भी क्वेश्चंस हैं जो कि इन चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है इन चैप्टर्स की, आप जाके पूरी वीडियो देखिए, जिससे कि अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आता है तो आप आसानी से कर सके। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। एग्जामिन द वर्किंग ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर जुडिशरी कैसे काम करती है देखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और हमारी जुडिशरी तीनों के पास इंडिपेंडेंट चार्ज है अपना अपना, तीनों अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन में जुडिशरी के बारे में। The judiciary in India function as an independent branch of the government, ensuring justice and upholding the rule of law. देखो, इंडिया के अंदर जुडिशरी इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शंस ऑपरेट करती है, साथ ही साथ इंश्योर करती है कि सबको न्याय मिले, जस्टिस मिले और जो लॉ है उसका भी पूरा ध्यान रखती है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द जुडिशरी स्ट्रक्चर्ड इन अ हायरार्किकल मैनर विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, followed by the high court in states and then subordinate courts like district and session courts. अगर हम जुडिशरी के बारे में बात करें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो सबसे ऊपर जो टॉप पे है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद है हाई कोर्ट, जो कि हर एक राज्य के पास है अपना हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के बाद देखते हैं द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हमें दिखते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर हमें डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स मिलते हैं। अगला है सुप्रीम कोर्ट। It is the highest court and has the power to interrupt the constitution, review laws and settle disputes between states and central government. It can also hear appeals from the lower courts. देखो, सुप्रीम कोर्ट हमें पता है कि टॉप पे है, यानी कि हाईएस्ट कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया के अंदर। तो ये इतनी पावर भी रखता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरप्ट कर सकता है, जो लॉज हैं उनको रिव्यू कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन सबको सेटल कौन करता है, कौन रिजॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लोअर कोर्ट से अगर कोई अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उनको भी फिर डील करता है, उनको भी हैंडल करता है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो बाकी जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, लेकिन जो चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस होते हैं उनके साथ कंसल्टेशन के बाद। ठीक है, ये था सुप्रीम कोर्ट। अब हम देखते हैं हाई कोर्ट। Each state has its own high court which oversees the administration of justice within the state. They handle appeals from lower courts and have the power to issue writs for enforcing fundamental rights. देखो, हमने देखा सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट था, उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का काम है कि अपने स्टेट के अंदर सबको जस्टिस मिले, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सबको रिजॉल्व करे, राइट, सबके साथ फेयर तरीके से सबको न्याय दे। ये काम किसका होता है? ये काम होता है हाई कोर्ट का। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस होता है, अगेन प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं, और जो बाकी जजेस होते हैं हाई कोर्ट के अंदर उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कैसे होती है? देखो, अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नंबर 1 पे किसके साथ कंसल्ट किया प्रेसिडेंट ने? चीफ जस्टिस। सेकेंड नंबर पे है द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, जिस भी स्टेट का वो हाई कोर्ट है उसके गवर्नर के साथ भी डिस्कशन होगा, डिस्कस करेंगे। और थर्ड नंबर पे है द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न, और जो भी वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो। तो इन सबसे कंसर्न करने के बाद, जो कंसल्ट करने के बाद जो आपकी बाकी जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं फोर्थ नंबर पे है हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। These include district courts which handle civil and criminal cases at the district level and various lower courts like magistrate courts for minor offense. देखो, सुप्रीम कोर्ट देख लिया, हाई कोर्ट देख लिया, थर्ड नंबर पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जिनका काम होता है जो भी सिविल और क्रिमिनल केसेस है उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सॉर्ट आउट करना। ठीक है, इसके अलावा जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं? ये लोअर कोर्ट होता है, और ये जो माइनर ऑफेंस होते हैं छोटे मोटे, इनको देखता है।
इसके अलावा आप देखते हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, राइट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देखते हैं। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो स्टेट के गवर्नर द्वारा की जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को कौन वो करता है अपॉइंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसके अलावा जो बाकी जो जजेस होते हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, selected through competitive exams conducted by the State Public Service Commission or the High Court। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, हाँ ये कमीशन है जो क्या किया कराती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि यूपीएससी है ना, ऐसे हर एक स्टेट का अपना अपना होता है तो वो एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। ऐसे ही बात करें यूपीएससी तो खैर पूरे देश के लिए हो गया, ठीक है। ऐसे स्टेट्स का अपना भी होता है, हिमाचल का अपना है, एचसीएस है आपका, हरियाणा का है, यूपी पीसीएस है, ठीक है। अगला है अदर सबऑर्डिनेट जजेस, जो कि होते हैं सिविल जजेस या फिर मजिस्ट्रेट। इनको भी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनका जो सिलेक्शन होता है वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यूज के ऊपर बेस होता है, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट द्वारा एग्जाम लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, काफी बच्चे बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू होता है, डीवी होता है, ये सारे प्रोसेस होने के बाद तब जाके एक जो हाई कोर्ट के जज है उनको सिलेक्ट किया जाता है। कारण क्या है इतना सब करने का, देखो ये जो अपॉइंटमेंट्स होती है ना, ये इंश्योर करती हैं कि जो भी उस कुर्सी के ऊपर जज बैठ रहे हैं वो इस लायक हैं, वो कैपेबल हैं, वो एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं, क्या वो किसी के साथ भेदभाव तो नहीं करेंगे, क्या उनमें मतलब इतनी नॉलेज है, वो मतलब चीजों से डील कर सकते हैं, राइट, लोगों को न्याय दे सकते हैं। ये सारी चीजें देखना, ये सारी चीजें एग्जाम और इंटरव्यू और डीवी वगैरह में देख ली जाती है। सो दीज अपॉइंटमेंट्स इंश्योर दैट क्वालिफाइड एंड कैपेबल इंडिविजुअल्स सर्व इन द जुडिशरी एट द लोकल लेवल, ठीक है। क्योंकि लोकल लेवल का मतलब है कि आप हर तरीके के इंसान से मिल रहे हो, हर तरीके का क्राइम और ऑफेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो उनसे डील करने के लिए आपको बेस्ट अपना देना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें बैठ के लाखों बच्चों को डिफीट करके वो सीट लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगला है इंडिपेंडेंस। द जुडिशरी ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस। तीनों ही ब्रांचेस अपना इंडिपेंडेंट चार्ज सबके पास है, सब अपने अपने लेवल पे अपना काम करती हैं। जो जजेस हैं उनको अपॉइंट इसीलिए किया जाता है और इतना जो रीग्रेस प्रोसेस होता है वो इसीलिए होता है ताकि अगेन इंश्योर करें हम कि इम्पार्शियलिटी, यानी कि किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो, किसी को भी बोलते हैं ना फेवरेटिज्म, वो वाला काम यहाँ पे ना हो, इम्पार्शियल तरीके से बहुत फेयर तरीके से सभी को न्याय मिले। इसके अलावा है रोल ऑफ जजेस। सो जो जजेस होते हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि वो लॉज को इंटरप्ट कर सकते हैं, साथ ही उनका काम है जो लोगों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना, सबको न्याय देना, है ना। इसके अलावा जो भी कुछ ऐसे कानून है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक है उनको वायलेट डिक्लेयर करना, ये सभी काम होता है जजेस का। इसके अलावा एक्सेस टू जस्टिस, तो देखो वेरियस लीगल एड सर्विसेज एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर इन प्लेस टू इंश्योर जस्टिस इज एक्सेसिबल एंड टाइमली फॉर ऑल सिटीजंस। देखो क्या होता है कि जैसे कुछ एग्जांपल हमने देखे अभी, इंपॉर्टेंट केस गोलकनाथ केस 1967 और केशवानंद भारती केस 1973, इतने ज्यादा लंबे केस चले। इसके अलावा भी हजारों ऐसे केसेस, लाखों ऐसे केसेस जो बहुत टाइम तक चलते रहते हैं। आपने देखा है कि जो प्रॉपर्टी वगैरह के केसेस होते हैं या बाकी केसेस होते हैं, लोग मर जाते हैं, उनकी अगली पीढ़ी आ जाती है, वो केस लड़ती रहती है, उनका भी जाने का टाइम हो जाता है और वो केसेस चलते ही रहते हैं। तो ताकि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके, इसलिए बहुत सारी जो लीगल एड सर्विसेज है वो लोगों को प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है वो रन किए जाते हैं ताकि लोगों को टाइमली, जल्दी से जल्दी और बहुत ही फेयर तरीके से न्याय मिल सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। हमने देखा जुडिशरी, अब देखेंगे जो फेडरल सिस्टम है वो इंडिया के अंदर कैसे काम करता है, ठीक है। सो देखो फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो पावर है ना उसका बंटवारा कर दिया गया है कि भाई स्टेट के पास अपने कुछ फंक्शंस है, अपनी पावर है, अथॉरिटी है, वो अपना काम करेगी, जो सेंटर है वो अपना काम करेगी, ठीक है। सो इंडियाज फेडरल सिस्टम डिवाइड्स पावर बिटवीन द सेंट्रल नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इंश्योरिंग बोथ लेवल हैव स्पेसिफिक एरियाज ऑफ authority. India does not follow a rigid form of the federal system, truly unique in its nature. It is rather a blend of federal form and unitary forms of government. इंडिया के अंदर देखो बहुत रिजिडली ऐसे जो फेडरल सिस्टम है फॉलो नहीं किया जाता, मतलब बहुत ज्यादा कठोर नहीं है, सख्त नहीं है, ठीक है। ट्रूली अगर हम बात करें काफी यूनिक नेचर है क्योंकि हमारे यहाँ ना ब्लेंड है, मिक्सचर है किसका, फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो देखो सामने आपको दिख रहा है सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट, तीनों के पास अपने अपने कुछ सब्जेक्ट है जिनके ऊपर इनको काम करना होता है।
सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल्स नेशनल मैटर्स लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड एटॉमिक एनर्जी एक्सेट्रा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, ये सारे सब्जेक्ट है जिसके ऊपर इसको काम करना होता है। स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम दिया है, इनका काम है भाई मैनेज करना है इनको जो भी लोकल इश्यूज होते हैं सच एज पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सब। कंकरेंट लिस्ट देखो ऐसी लिस्ट है जो दोनों के सब्जेक्ट्स को बताती है, या फिर कह सकते हो जहाँ पे दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों के हाथ में। कंकरेंट लिस्ट में क्या है देखो, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, मैरिज एंड बैंक्रप्सी इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल लॉज प्रिवेल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने सब्जेक्ट है कि भाई आपको ये काम दिया आप ये करो, स्टेट गवर्नमेंट को ये काम दिया ये करो। कंकरेंट के अंदर ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर आप दोनों को मिलकर एक साथ काम करना होगा। ठीक है, ऐसे कुछ जो फेडरल सिस्टम है वो काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस दीज पावर्स इन 3 लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में तीन ये जो पावर्स है ये 3 लिस्ट में बताई गई है। यूनियन लिस्ट किसके लिए है, सेंट्रल, स्टेट लिस्ट स्टेट के लिए, और कंकरेंट लिस्ट दोनों के लिए। दिस डिवीजन प्रिवेंट्स ओवरलैप एंड इंश्योर क्लैरिटी ऑन हु गवर्न्स व्हाट। देखो ये जो डिवीजन ऑफ पावर किया गया है ना, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट किया गया है, राइट, ये जरूरी है जिससे ना ओवरलैप ना हो, यानी कि दोनों के पास क्लैरिटी हो कि अगर कोई सेंट्रल की गवर्नमेंट है तो उनको पता है कि भाई हमारे ये सब्जेक्ट है, हमें इनके ऊपर काम करना है ना। स्टेट के पास अपने काम है, स्टेट अपने काम में करेगी। ये कुछ ऐसे समझ लो कि अगर आपके घर पे कोई बड़ा फंक्शन है तो अगर आप लोगों ने काम डिवाइड नहीं किया है ना, डिसाइड नहीं किया कि कौन क्या काम करेगा, तो बाद में जाके ना दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि जो काम आपने कर लिया 6 जनों ने और वो कर लिया, या हो सकता है कोई ऐसे काम है जो किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पे इसलिए क्या किया गया है, ताकि सबको क्लैरिटी रहे कि किसको क्या करना है, काम का बंटवारा कर दिया गया है। बहुत सिंपल है, राइट। अगला देखते हैं कोऑर्डिनेशन। इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या होता है, प्रमोट करना, क्या, स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन। जो जोनल काउंसिल्स होती हैं उनका काम होता है रीजनल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना। इसके अलावा जुडिशरी हमने अभी पढ़ा था। द सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स और बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरिंग लीगल यूनिफॉर्मिटी। अगर दोनों के बीच में कोई चैलेंजेस आते हैं या दोनों का कोई ऐसा होता है कि स्टेट को कोई काम पसंद नहीं आया सेंटर का, या सेंटर को पसंद नहीं आया, फिर कंकरेंट लिस्ट में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर दोनों को काम करना है बट कोई नहीं कंक्लूजन पे आ पा रहे हैं, तो यहाँ पे जुडिशरी क्या करती है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। ठीक है, कौन करता है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। चैलेंजेस देख लेते हैं। Occasionally conflict arise over resources allocation, administrative powers and policy implementations requiring negotiations and judicial intervene। देखो इंडिया ना एक मल्टी डाइवर्स कंट्री है, राइट। यहाँ पर आप जानते हैं कि कितनी सारी अलग अलग लोग जाति से बिलोंग करते हैं, धर्म से हैं, लैंग्वेज बोलने वाले हैं, कल्चर, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, इन सबको, रिचुअल्स, इन सबको फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जो नेशनल है यानी कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो तो पूरे देश के लिए सोचेगी, लेकिन जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो तो अपने लिए काम करेगी। राजस्थान की सरकार अपने लिए काम करेगी, केरल की अपने लिए, दिल्ली की अपने लिए और हरियाणा की अपने लिए, है ना। लेकिन अब वहां पे स्टेट और नेशन का कोऑर्डिनेशन बहुत आसान नहीं होता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वो रिसोर्स एलोकेशन को आ सकता है लेके, कोई स्टेट बोले कि हमें भाई ये स्कीम पसंद नहीं आई, या फिर हमें इतने रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, उसको मिल रहे हैं, है ना। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, काफी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं इनके बीच में। सो दिस फेडरल स्ट्रक्चर बैलेंस लोकल गवर्नमेंट्स। अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या काम करता है, बहुत हद तक बैलेंस बना के रखता है नेशनल यूनिटी और लोकल गवर्नेंस। एक देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं उसके नागरिक, है ना। नागरिक के बाद कौन जरूरी होता है, जो राज्य होते हैं, क्योंकि सारे राज्यों को मिला के ही एक इंडिया बनता है, एक भारत बनता है, ना कि एक भारत से सारे राज्य। ये लाइन आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। सो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये बैलेंस बना के रखते हैं लोकल गवर्नमेंट और नेशनल यूनिटी के, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीजेंट्स मूवमेंट इन इंडिया इन अबाउट 250 वर्ड्स। सो पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया 250 वर्ड्स के अंदर हमें ये लिखना है।
Peasant movements in India have a long history dating back to the colonial period that peasants had been the worst sufferers of the British Raj in colonial India. देखो जब अंग्रेज थे, राइट, जब ब्रिटिशर्स थे, तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया था तो वो कौन थे? वर्कर्स थे, है ना, पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, इन सब ने, लेबर्स थे, इन सब ने सफर किया था. So they faced many issues like the issue of land rights, fair wages and working conditions for them. बहुत सारे इशू थे लैंड राइट्स को लेके, फेयर वेजेस, है ना, उन्हें जो उनका जितना काम था उतना जो पैसा था वो नहीं मिलता था, वर्किंग कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. इन सब को लेके बहुत सारे इशू उनको फेस करने पड़े. कुछ की इशूज हैं, जैसे कि पहला है लैंड रिफॉर्म्स. हाँ, लैंड रिफॉर्म्स क्या है? Peasant movements often demand land redistribution and the implementation of land reforms to ensure that farmers have secure land ownership. देखो लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई क्योंकि जो पीजेंट्स थे वो डिमांड करते थे कि भाई जो लैंड है उसको ना रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाना चाहिए, दोबारा से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए. साथ में कुछ ऐसे ओनर्स थे, लैंड ओनर, जिनके पास हद से ज्यादा लैंड था, तो वो क्या करते थे? डोमिनेट करते थे, है ना. तो सबको इक्वल लैंड दिया जाए, है ना, या फिर जो लैंड है उसका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. कुछ लैंड फॉर्म्स इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि जो फार्मर्स है उनको ये हो सके कि भाई हमारे पास भी कुछ लैंड है, हमारे पास भी कुछ जगह है. क्योंकि देखो फार्मर्स का क्या होता है, पीजेंट्स का क्या होता है कि मान लो खेती अच्छी हो गई, ठीक है, तो आपका पूरे साल अच्छे से जाएगा. खेती अच्छी नहीं हुई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, फसल खराब हो गई, या सस्ते में बिकनी पड़ी, या कुछ भी हो गया, तो उनको पूरे साल उनको और उनकी फैमिली को सफर करना पड़ेगा, है ना. तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी, जैसे ये लैंड रिफॉर्म्स. इसके अलावा है फेयर प्राइसेस. जो फार्मर्स थे वो फेयर प्राइस जाते थे, जो भी चाहते थे, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे, ताकि उनका जो लिवलीहुड है वो सस्टेनेबल रहे, है ना. इसके अलावा डेट रिलीफ, यानी कि बहुत सारे मूवमेंट्स किए गए, उनका फोकस यही था कि भाई जो इतना फार्मर्स के ऊपर, पता है जो फार्मर्स थे वो मेनली क्यों सुसाइड करते थे? क्योंकि ना वो लोन ले लेते थे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, तो उसको वो चुका नहीं पाते थे या थोड़ा समय लग जाता था. तो जमींदार थे, रजाकार थे, ये लोग क्या करते थे? ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे, उनका सामान ले लेना, बदतमीजी करना, है ना, घर का अनाज ले लेना, तोड़ फोड़ करना, मार पिटाई करना. तो इसलिए जो फार्मर्स होते थे वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे तो सुसाइड कर लिया करते थे. तो ये मेन कॉज था एक फार्मर्स के सुसाइड का, ठीक है. तो ये सब की इश्यूज थे, लैंड रिफॉर्म्स, फेयर प्राइसेस और डेट रिलीफ. अब देखते हैं तेभागा मूवमेंट 1946 से 47. देखो तेभागा नाम से पता चल रहा है, ते यानी तीन और भाग यानी भाग, भागा ना, भाग, पार्ट, राइट. सो तेभागा सिंपली मींस 1/3 पार्ट ऑफ अ प्रोड्यूस. This movement was against the high land revenue and tax paid by the peasant and sharecroppers of Bengal region. बंगाल के अंदर जो sharecroppers और peasants जो कि हाई लैंड रेवेन्यू और टैक्स पे करते थे, ये उसी के खिलाफ था. मेन डिमांड क्या थी? देखो तेभागा मूवमेंट के अंदर मेन डिमांड थी जो शेयर क्रॉपर्स हैं वो चाहते थे कि जो 2/3 ऑफ प्रोड्यूस है वो उनको मिले, जिससे कि एटलीस्ट जो उनकी इसेंशियल्स हैं वो फुलफिल, और मतलब जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके, ठीक है. अब ये लेके कौन आया था? सो इट वाज इनिशिएटेड बाय द ऑल इंडिया किसान सभा. दे यूज्ड सच मेथड्स. कुछ मेथड्स का तेभागा मूवमेंट के अंदर यूज किया गया था, जैसे कि प्रोटेस्ट करे गए थे, है ना, रिफ्यूजल टू गिव क्रॉप्स टू लैंडलॉर्ड्स. जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको फसल देने से इनकार कर दिया गया था, मना कर दिया गया था. कंट्रोल ऑफ ग्रेनरीज. जो ग्रेनरीज थी, जो अपनी फसल थी, उस पे शेयर क्रॉपर्स और पीजेंट्स ने कंट्रोल रख लिया था, कंट्रोल कर रहा था, ठीक है. अगला है द तेलंगाना पीजेंट्स. तो ये जो तेलंगाना पीजेंट्स है ये भी काफी बड़ा मूवमेंट था. 1947 में शुरू हुआ था और 1951 तक चला था. इसमें क्या था? जो हैदराबाद था ना, प्रिंसिपल स्टेट ऑफ हैदराबाद, वहां पे जो निजाम था, तो निजाम का जो ऑपरेसिव रूल और फ्यूडल सिस्टम था उसके खिलाफ ये जो पीजेंट्स मूवमेंट्स था ये चला था. इसको कौन लेके आया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेके आई थी. एम क्या था? ये जो लैंडलॉर्ड ऑपरेशन है, ये जो लैंडलॉर्ड होते हैं, बड़े बड़े जमींदार होते हैं, ये जितना एक्सप्लॉइट करते हैं ना, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, जो फ्यूडल एक्सप्लॉइटेशन होता है, इन सबको खत्म करना इसका मकसद था. जैसे कि जो पीजेंट्स और फार्मर्स हैं वो अपनी खेती आराम से करे, फेयर वेजेस मिले उनके पास, है ना, उनका खुद का लैंड हो, ये सारी चीजें इन्वॉल्व. इसमें काफी आर्म स्ट्रगल किया गया पीजेंट्स के द्वारा. डिमांड की गई अगेन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के, फेयर ट्रीटमेंट की. देखो जब भी हम पढ़ेंगे ना फार्मर्स के बारे में, पीजेंट्स के बारे में, तो इनकी बहुत सिंपल सी डिमांड्स थी कि भाई हमें फेयर वेजेस दे दो, कुछ लैंड पॉलिसी लेके आओ, लैंड रिफॉर्म्स, जो जमींदार हैं इन सब में बचाओ, और जो ये इतने ब्याज पे पैसा देते हैं ना, हाई रेट इंटरेस्ट, इन सबको थोड़ा कंट्रोल में करो. बस इससे बाहर कोई भी पीजेंट्स और फार्मर मूवमेंट में डिमांड नहीं की गई है. जो मेन टारगेट इसमें किया गया वो रजाकार्स को किया गया, जो कि निजाम के सपोर्टर्स थे.
ठीक है। पीजेंट्स के जो लैंड थे वो सीज कर दिए गए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। बहुत सारी एक्टिविटीज इस पूरे पीरियड के टाइम पे हुई 1947 से लेकर 1951 तक। बट उसके बाद 1951 तक जब ये चालू रहता है तो इंडियन गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करती है और हैदराबाद को इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट कर लेती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकली एग्जामिन द डेवलपमेंट एंड जेंडर जस्टिस। देखो नाम से पता चल रहा है डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट के साथ जेंडर और जस्टिस की बात करेंगे। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा, जेंडर की बात करें यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे विमेन्स के बारे में। ठीक है, विमेन्स की डेवलपमेंट के बारे में, उनके लिए जस्टिस की डिमांड करेंगे। चलो पढ़ते हैं। The biological difference between men and women is generally the basis of defining them as a male and female. देखो ये कह रहे हैं कि मेल और फीमेल के बीच में सिर्फ एक ही फर्क होता है, एक ही डिफरेंस होता है, और वो होता है बायोलॉजिकल डिफरेंस, कि आप बायोलॉजिकल एक मेल हैं और आप एक फीमेल हैं। लेकिन जेंडर की जब हम बात करते हैं, सो जेंडर इज अ सोशियो कल्चरल फिनोमेना। जेंडर जो आपको ये शब्द सुनने को मिलता है, ये समाज के द्वारा दिया गया है, ये कल्चर का एक हिस्सा है। जेंडर इज अ मैटर ऑफ कल्चर। It refers to the social classification of men and women into masculine and feminine. देखो जेंडर एक ना कल्चर है जिसमें क्या होता है कि जनरली क्लासीफाई किया जाता है मेंस को एज पावरफुल, है ना, और स्ट्रॉन्ग, और पावर अथॉरिटी उनके पास होती है, सब कुछ कर सकते हैं। और विमेन्स को जनरली क्या किया जाता है, वीक होती हैं, बस घर का काम करती है, पावर अथॉरिटी नहीं होती इनके पास, ऐसा सब। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं जो कल्चर ने, जो समाज ने, सोसाइटी ने हमें जेंडर का मतलब समझाया है। The power relationship in society is of unequal nature, where women are given secondary position to men. According to the historians of gender relations, women have been given a lower social, economic and political status in social hierarchy. ये जो जेंडर का कंसेप्ट है, ये तो पावर रिलेशनशिप है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि समाज के अंदर विमेन्स को, औरतों को हमेशा सेकेंडरी पोजीशन पे रखा जाता है, जो कि काफी अनइक्वल नेचर है। मेन्स को हमेशा सुपीरियर माना जाता है। ठीक है, ऐसा किसका मानना है? ये सब भाई हिस्टोरियंस का मानना है। ठीक है, तो जो हिस्टोरियंस हैं जेंडर रिलेशन के ऊपर, वो कहते हैं कि विमेन्स को ना हमेशा हर चीज में लोअर रखा गया है, लोअर सोशल, लोअर इकोनॉमिक, लोअर पॉलिटिकल स्टेटस दिया गया है इनको सोशल हायरार्की के अंदर। ठीक है, डेवलपमेंट हैज बीन डिफरेंटली डिफाइंड एज प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज इन द सोशो इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ पीपल एंड अ कम्युनिटी और अ नेशन। डेवलपमेंट क्या होता है बताओ? अच्छा, आपके हिसाब से क्या डेवलपमेंट होता है, आप मुझे कमेंट में बताना। अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव प्रोग्रेस, ग्रोथ, सोशो इकोनॉमिक पोजीशन में चेंज आना, विच इज ऑब्वियसली पॉजिटिव, है ना, और एक कम्युनिटी के अंदर चेंज आना, एक नेशन के अंदर चेंज आना, ओवरऑल पॉजिटिव और हेल्दी, है ना, चेंज। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी इज इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। The concept that all human beings, both men and women, are free to develop their personal abilities and make choices without the limitations set by stereotypes, rigid gender roles, and political and other prejudice. देखो, जेंडर इक्वालिटी के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, आइदर मेल और फीमेल, बोथ मेन एंड वीमेन, सब फ्री हैं, सबके पास राइट है कि वो अपनी चॉइस ले सकें। ठीक है, वो उनके पास इतनी पर्सनल एबिलिटीज है, मतलब उनके पास इतनी फ्रीडम है कि वो अपनी पर्सनल एबिलिटीज को क्या कर सके, डेवलप कर सके। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि सेट की गई हैं। वो क्या है? कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है पता है? एग्जाम्पल से बताती हूँ। बहुत फेमस स्टीरियोटाइप है दैट बॉयज नहीं रोते हैं। आपने सुना होगा ना, बॉयज डू नॉट क्राई। क्यों? क्योंकि गर्ल्स रोती है। गर्ल्स क्यों रोती है? क्योंकि वो वीक होती है, वो कमजोर होती है, इसलिए वो रोती है। लड़का बेचारा बहुत दुखी है, रोना चाहेगा, लेकिन फिर भी समाज उसको आंसू गिराने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि लड़का तो स्ट्रांग है, बॉयज तो रोते नहीं है, वो तो बहुत मजबूत होते हैं। राइट, तो ये एक स्टीरियोटाइप है। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो कि एक गैप लेके आते हैं विमेन और मेन के बीच में, जो कि कहीं ना कहीं उनकी डेवलपमेंट के ऊपर असर डालता है। इसके अलावा कुछ रिजिड जेंडर रोल्स होते हैं कि सामने एक मैन है तो हम इसको क्या देखेंगे, पावरफुल है, पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा, घर चलाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, सारी चीजें। जनरली ऐसी कोई अगर फीमेल खड़ी है, हम उसको कैसे देखेंगे कि हाँ पढ़ लिख लेगी, टीचर या डॉक्टर बन जाएगी, नर्स बन जाएगी, खाना वाना बना लेगी, घर संभाल लेगी, है ना। तो ये क्या होता है? ये कुछ रिजिड जेंडर रोल्स होते हैं जो कि समाज ने बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रिजुडिस। प्रिजुडिस क्या होता है? जब हम पहले से ही ना कोई अवधारणा बना लेते हैं, यानी कि हम पहले से किसी को जज कर लेते हैं। तो जनरली अगर लड़का है तो भाई ये क्वालिटीज है, ये काम करेगा और
सारी चीजें फिक्स है, उसको बेचारे को करनी कुकिंग है, लेकिन नहीं, क्यों नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि उसके लिए समाज ने ऑलरेडी उसको क्या करना है, वो ऑक्यूपेशन उसके लिए फिक्स कर दिया है। सेम ऐसे ही फीमेल के साथ होता है, ठीक है। सो ये हमें चीजें बता रही हैं कि ये जो चीजें हैं ये डेवलपमेंट नहीं होने देती हैं जेंडर की, जिसके लिए हमें जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। It does not mean that women and men have to become the same, but that their rights, responsibilities and opportunities will not depend on whether they are born male or female. देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो विमेन है और जो मेन है उनको सेम बनना है, सेम नहीं बनना है। जब नेचर ने अलग बनाया है तो आप अलग हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो दोनों को मिलनी चाहिए, आइदर मेल और फीमेल कोई भी हो, है ना। तो जो राइट्स हैं वो दोनों को मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलनी चाहिए, तभी जो दोनों है उनका डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। अगला है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, जेंडर पे गैप एंड ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन हिंडर इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अगर हम विमेन्स को पढ़ाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगी, अपना पढ़ेंगी, लिखेंगी, कमाएंगी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी और उनको किसी के भी ऊपर क्या नहीं होना पड़ेगा, रिलाय नहीं करना पड़ेगा या फिर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। अगला है लीगल रिफॉर्म्स, हमें ऐसे लॉज लाने चाहिए जो कि किसके खिलाफ हो, जेंडर बेस्ड वायलेंस के, डिस्क्रिमिनेशन के और अनइक्वल पे, इन सब के। समाना जाता है ना, गर्ल्स को एज कम्पेयर टू बॉयज लेस पे किया जाता है, हालांकि ये चीज समाज में बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलती है, बट स्टिल। अगला है हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, एक्सेस टू हेल्थ केयर इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इज क्रूशियल फॉर जेंडर जस्टिस, maternal mortality, lack of family planning, limited healthcare access affect women disproportionately। देखो क्या होता है कि जनरली क्या होता है, आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको वहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलेगा, कोई डाइट नहीं मिलेगी, कोई देखभाल नहीं होगी, इमरजेंसी आने पर डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, हॉस्पिटल नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें हेल्थ और रिप्रोडक्टिव राइट्स का ध्यान देना है, जैसे कि जो विमेन्स है उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहे, उनको जो भी सर्विसेज चाहिए वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, वरना उससे क्या होता है हम सब जानते हैं, जो विमेन्स है वो उनकी जान खतरे में होती है, ठीक है। अगला है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल ऑफिस क्रूशियल फॉर इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग, बैरियर्स इंक्लूड सोशल नॉर्म्स, लैक ऑफ सपोर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल बायसेस। ये कह रहे हैं कि जो विमेन्स है उनको अच्छा, आपने इस बार की कैबिनेट देखी होगी, विमेन ज्यादा देखने को मिल रही है उसमें, है ना। तो ये वही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो विमेन्स का, उसको बढ़ा देना चाहिए और जो भी बैरियर्स है सबको हटा देना चाहिए, जैसे कि सोशल नॉर्म्स, लैक ऑफ सपोर्ट, है ना, सपोर्ट करो विमेन्स को, आगे बढ़ाओ, ठीक है। अगला है एजुकेशन, सो इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंड राइट्स। हम बात कर रहे थे जेंडर जस्टिस की, लेकिन हम बात कर रहे हैं विमेन के बारे में, ठीक है। सो विमेन को हमें क्या करना है, इक्वल एक्सेस देना है एजुकेशन का, कि अगर बेटा पढ़ रहा है तो बेटी आप भी पढ़ो, ठीक है, उनको भी सारे राइट्स दो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर जो रीजनलिज्म है उसके क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये हमें देखने को मिलता है, देख। Regionalism in India arises from a mix of historical, cultural, political, economic factors। देखो जो रीजनलिज्म है ना भारत के अंदर, क्षेत्रवाद, वो आपका बहुत सारे फैक्टर से मिलकर बनता है, हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। पहले देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। Historical division based on kingdoms and princely states have fostered a sense of distinct regional identities। देखो पहले के टाइम पे ना बहुत सारी अलग अलग किंगडम्स और प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे कि चोलास थे, है ना, राष्ट्रकूटास थे, पांड्यास थे, ऐसे और भी बहुत सारे थे, गुर्जर प्रतिहार था, ठीक है, और तोमर, है ना, और सिख, मतलब बहुत सारे थे। तो जैसे जैसे ये जो किंगडम्स है और प्रिंसली स्टेट्स थे ना, ऐसे ऐसे ये डिवाइड होते चले गए, एक डिवीजन होता चला गया, और फिर लोगों के अंदर ना वो अस और दे वाली फीलिंग आ गई। जैसे करंटली अगर हम खालिस्तान की बात करें तो हालांकि वो अलग मैटर है, बट खालिस्तान के अंदर क्या है, एक अस और दे वाली फीलिंग है ना, कुछ ऐसी ही फीलिंग यहाँ पे भी लोगों को आ जाती है उनकी हिस्ट्री की वजह से, ठीक है। अब वो सब तो चले गए, लेकिन अपनी छाप छोड़कर चले गए। अगला है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अगेन इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं,
तो ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ये भी एक रीजनलिज्म का फैक्टर बनता है, क्योंकि देखो हर कोई अपने आप को अपनी चीजों को बड़ा दिखाना चाहता है, राइट। अगला है कल्चरल डिफरेंसेस। बहुत ही डाइवर्स ट्रेडिशंस हैं। अभी आप हर राज्य में चले जाओ, हर थोड़ी दूर पे जाके कोई नया रिचुअल फॉलो करता मिलेगा, किसी के नए कस्टम्स होंगे, कोई नया त्योहार मनाता मिलेगा, नए ट्रेडिशंस होंगे, है ना। तो कल्चरल डिफरेंसेस हैं। अगला कारण है आपका इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। देखो जो अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, देखो इंडिया के अंदर भी ना नॉर्थ और साउथ का ना थोड़ा एक मीठी मीठी नोकझोंक चलती रहती है, ठीक है। साउथ अपने आप को थोड़ा अलग रखता है कुछ टर्म्स में, नॉर्थ भी कुछ टर्म्स में अलग रखता है, ठीक है दोनों इंडिया का हिस्सा, है ना। सो अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट एंड डिमांड्स फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ सेपरेट स्टेट्स। अब ये जो अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसकी वजह से क्या होता है, स्टेट्स को लगता है कि हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, हम भारत का हिस्सा है लेकिन हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए वो फिर डिमांड करते हैं सेपरेट होने के, फिर वो ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं कि जब तुम हम पे ध्यान नहीं दे रहे तो हमें अलग ही कर दो, है ना। अगला है पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन एम्फसाइज लोकल इश्यूज एंड आइडेंटिटीज टू गेन सपोर्ट। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ये बहुत ज्यादा आइडेंटिटी का फायदा उठाती है। ये एक ऐसी ऐसी मतलब साउथ की तरफ देखोगे ना, तो जो भले कितनी करप्ट पार्टी हो लेकिन जो अंदर की पार्टी है ना, लोग उसको ही वोट देंगे, क्योंकि कहीं ना उन्होंने बताया है कि नहीं ये जो पार्टी है ये उसकी सपोर्टिंग है, सपोर्ट में है, ये पार्टी उसकी सपोर्ट में है ना। तो लोगों के पास ज्यादा चॉइस नहीं बचती है, तो इन सब का फायदा है जो रीजनल पार्टीज है वो अपने वोट गेन करने के लिए करती है, ठीक है। अगला देखते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। नेचुरल बैरियर लाइक माउंटेन एंड रिवर क्रिएट आइसोलेटेड कम्युनिटी विद यूनिक आइडेंटिटी। देखो आप दिल्ली में रह रहे हो, आप अचानक से जाओ मणिपुर जाओ, नागालैंड जाओ, मेघालय जाओ, आप वहां पे जाके आप कितने दिन ही रह सकते हो, ज्यादा टाइम आप नहीं रह सकते हो, वो लोग भी आ जाएंगे वो भी नहीं रह पाएंगे। क्यों? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से। आप कुछ ऐसा ले लो कि आप रहते हो एकदम लद्दाख में और आपको भेज दिया जाए राजस्थान में, आप बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कारण है ना बहुत बड़ा। आपको आदत है वहाँ माउंटेन में, बर्फ में, पानी में, सब में मतलब आसपास रहने की ना, राजस्थान में कैसे रह पाओगे आप? ऐसे राजस्थान वाला बंदा भी नहीं वहाँ पे रह पाएगा, ठीक है। खाना भी अलग है और बहुत सारी चीजें अलग है। अगला है माइग्रेशन एंड सेटलमेंट पैटर्न्स। देखो इसके अंदर क्या होता है कि इंडिया के अंदर ही जो माइग्रेशन होता है ना, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको लेके भी ना काफी रीजनलिज्म वाली फीलिंग है ना, वो हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। जो लोकल और न्यूकमर्स होते हैं ना, उनके बीच में काफी मुश्किल होती है। मान लो आप बिहार से हो और आप पंजाब जा रहे हो या फिर आप किसी और स्टेट में जा रहे हो, तो वहां पे जाके आपके लिए रहना काम करना बहुत मुश्किल होगा, है ना। ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज आए जो कि फेवरेटिज्म वाली सेंस में हो, यानी कि ऐसा लगे किसी को कि ये किसी स्टेट के फेवरेट कि उसमें आई है कि भाई सरकार सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए कुछ कर रही है, सरकार है वो गुजरात के लिए कुछ कर रही है या फिर सिर्फ मुंबई के लिए कर रही है या फिर सिर्फ आपका केरल के लिए कर रही है, यहाँ पे भी रीजनलिज्म वाला फैक्टर आ जाता है, ठीक है। अगला है मीडिया इन्फ्लुएंस। जो रीजनल मीडिया होती है ना, वो अपने लोकल इश्यूज को, अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट करती है और उनको हाईलाइट करती है, ठीक है। जैसे इंसान को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है ना, ऐसे हर जो रीजनल मीडियाज होती है ना, इनको लगता है कि इनकी प्रॉब्लम, इनकी आइडेंटिटी यही सबसे बड़ी है और तो है ही नहीं। अगेन वो अस और दे वाली फीलिंग। अगला है एथनिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। काफी बड़ा डिफरेंस यही है, जो एथनिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी है ये भी रीजनलिज्म में अपना कंट्रीब्यूशन देती है, अपना योगदान देती है, क्योंकि हर कोई अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहता है। अगेन जब इंडिया को जोड़ने की बात की जा रही थी, तो जो नागालैंड है और उधर के जो सेवन सिस्टर्स में से हमारे स्टेट्स हैं, वो इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे थे, और कारण उनका मतलब देखा जाए उनकी साइड से तो गलत नहीं था। वो वहां पे ट्राइब्स थे, ठीक है, वो ये सोच रहे थे कि अगर हम इंडिया के साथ मिल जाएंगे, तो अगेन मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिलीजन को जितना हम लोग मानते हैं उतने ही जो ट्राइब्स है ना, वो अपने कस्टम्स को, अपने रिचुअल्स को, अपने फेस्टिवल, अपने ट्रेडिशंस, अपने पहनावे को, खाने को, इन सबको मानते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं डर था कि इंडिया के साथ मिलके वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी को खो ना दे, ठीक है, इसलिए वो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहे थे, लेकिन फिर मिल गए, ठीक है, और उनकी आइडेंटिटी भी सेफ है। So these factors collectively shape the strong sense of regionalism seen in India today. ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. डिस्क्राइब रीजंस फॉर माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. ये काफी रिलेटेबल है, ठीक है. बहुत से लोग आप में से जो पढ़ाई करने के लिए किसी और भी कारण से अपनी जगह से अपने घर से बाहर रहते हैं, वो इससे रिलेट कर पाएंगे. चलो देखते हैं. It refers to the movement from one place to another with intention of settling permanently or temporarily. It works on the push and pull factor. देखो, माइग्रेशन का सीधा सा मतलब है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, या तो परमानेंट रहने के लिए या फिर टेम्पररी बेसिस पे रहने के लिए. अब कारण क्या होता है? पुश और पुल फैक्टर. पुश फैक्टर क्या होता है? जो आपको धक्का मारता है कि भाई यहाँ से जाओ, यहाँ पे तुम्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, है ना. पुल फैक्टर क्या होता है? सामने कोई शहर बैठ के तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है कि आ जाओ, मैं दूंगा तुम्हें अच्छे स्कूल और कॉलेजेस, ठीक है. टाइप्स ऑफ माइग्रेशन देख लेते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. एक होता है इंटरनल माइग्रेशन, जो कि किस में होता है? आपका विद इन नेशनल बाउंड्री. जैसे आप दिल्ली से हरियाणा जा रहे हो, केरल जा रहे हो, बिहार जा रहे हो, और पंजाब जा रहे हो, राजस्थान जा रहे हो, ये सब. एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, जिसमें आप ओवर नेशनल बाउंड्रीज जाते हो. इंडिया से रशिया गए, ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए, है ना, यहाँ पे, ठीक है. दो तरीके के माइग्रेशन होते हैं. इंटरनेशनल माइग्रेशन में आपके क्या क्या होते हैं? लीगल इमिग्रेंट्स होते हैं जो पढ़ने के लिए या बिजनेस के लिए या रहने के लिए जाते हैं. दूसरा होता है इलीगल इमिग्रेंट्स, जो किसी ऑब्वियसली बात है इलीगल काम के लिए जाते हैं, इलीगल तरीके से जाते हैं, फर्जी तरीके से जाते हैं. तीसरे होते हैं आपके रिफ्यूजीज, जो कि शरणार्थी होते हैं, ठीक है. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंटरनल माइग्रेशन और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है. फर्स्ट है अर्निंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. कोई इंसान अगर गांव से शहर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है? जॉब के लिए, पैसे कमाने के लिए, नौकरी के लिए, है ना. पहला कारण तो ये है. दूसरा कारण क्या है? फैमिली एंड नेटवर्क. मान लो किसी के घर में 10 लोग हैं, 10 में से 6 लोग तो शहर में शिफ्ट हो चुके हैं. अब वो कह रहे हैं कि भाई हमने सब सेट कर लिया, जो बाकी के 4 हो तुम भी आ जाओ, है ना. तो दूसरा कारण ये हो सकता है माइग्रेशन का. तीसरा है डिस्टेंस. आप देखो दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर देख लो, मुखर्जी नगर देख लो, करोल बाग देख लो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एसएससी, यूपीएससी के और भी बहुत सारे कॉलेजेस के बहुत बच्चे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, डीयू के अंदर. तो ये सब बच्चे क्या है? ये सब इन्होंने माइग्रेट ही तो किया है अपनी जगह से, कि वो पढ़ाई करने के लिए, डिस्टेंस की वजह से. क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वहां से ये नहीं पढ़ पा रहे थे, तो ये यहाँ पे आके रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं. तो इसमें से कुछ टेम्पररी बेसिस पे होंगे, कुछ परमानेंट ही रहे, है ना. अगला है वेल्थ एंड कैपिटल मार्केट. आप अपना बहुत बड़ा कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, आपको रूरल एरिया में वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, तो आप अर्बन एरिया में आओगे. इसके अलावा अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ अमेनिटीज. आपको जो क्वालिटी ऑफ अमेनिटीज चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए. अगेन मान लो कोई अगर प्रेग्नेंट है, गांव में हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, दवाई नहीं है, खाना पीना नहीं है, कोई देखभाल के लिए नहीं है, तो आप कैसे रह पाओगे? और आप अकेले हो, कोई बड़े बूढ़े भी नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा. तो आप क्या करते हो? मोस्टली लोग ये करते हैं कि शहरों में जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उनके आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे कोई इमरजेंसी होती है तो हॉस्पिटल भी पास होते हैं, कोई सामान चाहिए तो मार्केट भी पास होती है, डॉक्टर से भी आसानी से बात हो जाती है, और देखभाल के लिए भी लोग होते हैं, ठीक है. अगला है इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, डिजीज और डिजास्टर. कहीं पे दंगे हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, पहाड़ गिर जाए, तो ये सारे कारण होते हैं कि लोग माइग्रेट करते हैं रूरल से अर्बन. इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं, वो मुझे आप बताइए, ठीक है. अगला देखते हैं द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है. अर्बनाइजेशन पहला है. अर्बनाइजेशन, मोर पीपल मूव टू सिटीज लीडिंग टू अर्बन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देखो बहुत सारे लोग शहरों में आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इट लीड्स टू अर्बन ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है. अगला है स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो सिटीज हैं वो प्रेशर फेस करती है. किसका प्रेशर? हाउसिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, यूटिलिटी का. अब तक आप अपने घर में 3 लोग रह रहे हो, ठीक है. आपके कोई रिलेटिव्स आ गए हैं, वो आ गए हैं 5 जने, तो अब राशन एक्स्ट्रा 5 जनों का आएगा. जो बेसिक घर का सामान होता है वो एक्स्ट्रा 5 जनों का आएगा. मान लो अगर उनका पालन पोषण भी आपको करना है, तो उन सब का, स्कूल का, पढ़ाई का, हॉस्पिटल का, आने जाने का, मार्केट का, कपड़ों का, हर एक चीज का खर्चा बढ़ गया. जहाँ पहले 3 जनों का खर्चा हो रहा था, वहां पे अब कितने जनों का और हो रहा है? 5 जनों का और हो रहा है, यानी कि 3 की जगह 8 जनों का खर्चा हो रहा है. लेकिन घर में तो आपके पहले भी 2 कमरे थे और अभी भी 2 कमरे हैं, है ना. तो इसलिए क्या होता है? काफी प्रेशर बढ़ता है हाउसिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, यूटिलिटीज का. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. अब देखो लोग शहर से गांव से शहर में क्यों आते हैं?
अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे, है ना, सारी चीजें अच्छी अच्छी मिलेगी। लेकिन शहर में ऑलरेडी बहुत ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है ना। तो उसकी वजह से फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में भी देखने को मिलती है कि हाँ, रूरल एरिया के कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा मिलती है, लेकिन बहुत कम लोगों को मिलती है ना। अगला है सोशल चेंज। देखो सोशल चेंज काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये एक शिफ्ट होता है लाइफस्टाइल में, कल्चर में, सोशल नॉर्म्स में। इसमें क्या होता है, अभी तक जो आप गांव में सूट पहन रहे थे, अब आप यहाँ की जीन्स और स्कर्ट पहन रहे हो। आप रोटी खाते थे, आप पिज्जा बर्गर खा रहे हो, है ना, मैकडी जा रहे हो, बर्गर जा रहे हो, ठीक है। तो अब तक आप गांव में भजन सुन लेते, आप यहाँ पे आके हिप हॉप सॉन्ग्स वगैरह, ये सारी चीजें, डांस वगैरह, ये सब फॉलो कर रहे हो, ठीक है। सोशल चेंज है, शिफ्ट आ गया है आपकी पूरी लाइफस्टाइल में। जैसे आप लोगों के बीच रहोगे, जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा, आप वही चीज अडॉप्ट करोगे, है ना। अगला है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ऑब्वियस सी बात है, पोल्यूशन बढ़ेगा, रिसोर्स का कंजप्शन ज्यादा होगा। अभी एग्जांपल लिया था ना, 8 घर में लोग आ गए हैं, खर्चा पानी सारी चीजें, वो भी देखो, वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेन ऑन सर्विसेज, अब जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, अदर पब्लिक सर्विसेज की। ऐसा मान लो एक सोसाइटी है आपकी, इधर दिल्ली एनसीआर में कहीं बनी है, गांव से वहां पे लोग आके रह रहे हैं। वहां पे पहले एक डॉक्टर की दुकान थी, बेचारे पे कोई नहीं आता था, लेकिन अब जब सारे फ्लाइट भर गए तो लोग बीमार भी होंगे तो उसके पास भी आएंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी हेल्थ केयर, एजुकेशन और जो भी पब्लिक सर्विसेज है उन सबकी, ठीक है। अगला है अर्बन पॉवर्टी। तो देखो, सम माइग्रेंट्स फेस चैलेंजेस इन एक्सेसिंग अफोर्डेबल, अगेन शहरों में ऑलरेडी लोगों के पास चीजें नहीं है, गाँव से लोग इस उम्मीद में आते हैं कि वो कुछ बहुत अच्छा हासिल कर लेंगे, और कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, तो जिनको फिर बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हाउसिंग और सर्विसेज को लेके, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एग्जामिन द रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत के अंदर लोकतंत्र का क्या रोल है, ठीक है। A democratic country has a system of government where people have the power to participate in decision making. Each democracy is unique and works in a different way. देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोकतांत्रिक देश, यहाँ पे लोगों के पास पावर होती है कि वो डिसीजन मेकिंग यानी जो भी फैसले लिए जाएंगे उसके अंदर अपना योगदान देंगे। हम क्या करते हैं इंडिया के अंदर, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं और अपने बिहाफ पे चुनते हैं, जैसे कि वो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। ऐसे ही हर डेमोक्रेसी का अपना यूनिक अलग तरीका है काम करने का, ठीक है। पहला देखते हैं फाउंडेशन ऑफ सॉवरेनिटी। सो देखो, इंडिया के अंदर ना हमें 1950 से देखने को मिलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ है कि इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डेमोक्रेसी है जो इंडिया को ज्यादा एनरिच करती है। अगला है यूनिवर्सल सफरेज। अगर आप 18+ हैं तो आप बॉय हैं, गर्ल हैं, मतलब आप मेल हैं, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आप कोई भी हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपके पास वोट देने का अधिकार है, आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का अधिकार है। ये है जो लोकतंत्र इंडिया के अंदर रोल प्ले करता है। अगला है फेडरल स्ट्रक्चर। देखो, हमने अभी पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ पावर यानी कि सेंट्रल और स्टेट को उनकी अपनी अपनी पावर्स दी गई है जिनके ऊपर उनको काम करना होता है, और इंडिपेंडेंटली अपने अपने सब्जेक्ट्स पे ये लोग काम करते हैं। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि सेंटर और स्टेट एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए, है ना, क्योंकि दोनों अपने अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, दोनों के पास ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, ठीक है। ये डेमोक्रेसी देता है इंडिया को, ठीक है। अगला है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट है, हमारे पास 2 हाउसेज हैं, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जहाँ पे जो अहम फैसले हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है। अगला है रेगुलर इलेक्शंस। इंडिया के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल पे कराए जाते हैं, जिससे कि जो पावर है उसका पीसफुल ट्रांसफर हो सके हर किसी के पास, ऐसा ना हो कि एक डिक्टेटरशिप हो जाए। अगला है डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन। अगेन इंडिया ह्यूज डाइवर्सिटी है ना, तो इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है, इतनी वेरियस लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है, रिलीजन है, तो डेमोक्रेसी इन सभी को और ज्यादा ब्यूटिफाई कर देती है, ग्लोरीफाई कर देती है ना। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, सबके पास अधिकार है, सब, इंडिया क्योंकि एक सेकुलर कंट्री भी है, तो यहाँ पे हर रिलीजन की, हर कास्ट की, हर क्रीड की, हर रेस की, हर लैंग्वेज की, हर कल्चर की रिस्पेक्ट की जाती है, सबको फ्रीडम दी गई है, सबको अपने अपने राइट्स मिले हुए हैं। अगला है रूल ऑफ लॉ। जुडिशरी का काम है सबको क्या देना, न्याय दिलाना, लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करना।
सिविल लिबर्टीज, हम सबको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, असेंबली है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो चाहे जिस भी धर्म को चाहे मान सकता है, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है, हमारे पास पूरी आजादी है, जो कि कौन देता है हमें, डेमोक्रेसी देती है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो हम खुद नेता बन जाए, इलेक्शन में खड़े हो जाए, वरना हम वोट दे दें, इतना नहीं करना तो प्रोटेस्ट कर लें, सरकार के खिलाफ बैठ जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे पास अधिकार है कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हमें डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर रोल प्ले करता हुआ दिखती है। लास्ट है चैलेंजेस। डिस्पाइट इट्स स्ट्रेंथ, इंडियन डेमोक्रेसी फेस चैलेंजेस लाइक करप्शन। देखो इतना सब अच्छा होने के बाद भी ना करप्शन देखने को मिलता है, पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब देखने को मिलता है, और आई थिंक ये सब कभी खत्म होगा भी नहीं, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। विच रिक्वायर ऑनगोइंग रिफॉर्म्स एंड विजिलेंस, और इसके ऊपर कुछ रिफॉर्म्स चलते समय में होनी चाहिए, जिससे कि डेमोक्रेसी और अच्छे से इंडिया के अंदर रोल प्ले कर सके, ठीक है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी स्टडी और टेक।